अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को तयखुन दिया कि वो इस मुल्क की हिफाजत और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और मुल्क की सकाफत और तारीख को बरकरार रखने के लिए अपने खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे और हर हाल में इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। चीफ मिनिस्टर आज शाम शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में हुकूमत की दावत इफ्तार में शिरकत के बाद मुसलमानों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि ये मुल्क हम सबका है, लेकिन बाज़ ताकतें इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने और तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऐसी कोशिशें करने वाले या फिर तारीख को बदलने वाले खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस मुल्क की तारीख को बदल नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुल्क एक अजीब दौर से गुजर रहा है। आप तमाम लोग जानते हैं। मेरी बुजुर्गों, नौजवानों, खास तौर पर दानिश्वर तबके से अपील है कि हम सबको मुत्तहिदा तौर पर मिलकर इस मुल्क को बचाना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हम सबका है। इसको हर हालत में बचाना है। छोटे मोटे मुश्किलात आते जाते रहेंगे। इन मुश्किलात और मसाइब की परवाह किए बगैर अगर आप मेरा साथ देते हैं तो हम इस मुल्क को बचाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना की तहरीक के दौरान भी उन्हें कई मसाइब व मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी तहरीक ने आखिर में जीत दिलाई। इसी तरह उन्हें यकीन है कि अल्लाह के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। इसी यकीन के साथ वो कौमी सियासत में कदम रखेंगे ताकि इस मुल्क के हालात को सुधार सके। जो गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने वाले हैं। आज सारे हिंदुस्तान की नजर तेलंगाना स्टेट पर है, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में जो अमन और भाईचारगी है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज हिंदुस्तान के हालात जानते हैं। आज हम लोग जो इस इफ्तार पार्टी में आए, साबिका में हमारी पार्टी TRS पार्टी थी। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना के लिए TRS पार्टी बनाई थी, मगर आज तेलंगाना से ज्यादा हिंदुस्तान में अमन की जरूरत है, उसके लिए TRS पार्टी को BRS पार्टी बनाई गई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे CM साहब को इज्जत के साथ बहुत आगे बढ़ाए, और अल्लाह ताला से हम दुआ भी यही करते हैं कि जो हम देख रहे हैं सारे हिंदुस्तान के लोग बड़े बड़े कायदीन हमारे ऑनरेबल CM साहब से मिल रहे हैं, और हमारी स्टेट की तरक्की जगह कालेश्वरम देख रहे हैं। हमारी स्टेट देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई स्टेट अगर तरक्की करी है कम अरसे में तो हमारी तेलंगाना स्टेट तरक्की की है। इसलिए हम तमाम उलमा और मशाकिन यहाँ मौजूद है। हम देखता हूँ, मैं CM साहब से कहता हूँ, जितने मुसलमान उलमा और मशाकिन हैं और हमारे जितने हमारे बड़े बड़े हजरात है, मजहबी रहनुमा है, वो हमेशा आपके लिए हर नमाज के बाद दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे CM साहब को हमेशा इक़्तिदार में रखे। हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे CM साहब को सिटी में, स्टेट में यहाँ आके हमारे ताउन बढ़ा दिए। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। तेलंगाना अभी ईश्वर साहब बता रहे थे, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-4 बातें बोलूँगा। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है। 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार हाल ही दौर में पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताए। पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं। दूसरी एक बात, पर कैपिटा पावर यूटिलाइजेशन, पहले जब तेलंगाना बना था 1050 हमारा पर कैपिटा था यूनिट्स, आज 2140 यूनिट, ऑलमोस्ट डबल
हो गया है, उसमें भी हिंदुस्तान में हम अव्वल दर्जे में है। इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, आईटी कैसा चल रहा है, आप तमाम जनाब जानते ही हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ तक अक़लियती बहबूदी का काम है, एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, सब आपके सामने है। हमारे असद भाई तमाम कायदीन में से गुजारिश की थी कि अनीसुल गुरबा का तामीर होना चाहिए। अब तैयार हो गया बहुत ही अच्छे अंदाज में, वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात है, टीआरएस अभी बीआरएस के हुकूमत आने से पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी का हुकूमत था 10 साल के लिए। पूरे कांग्रेस के हुकूमत के 10 साल के दौर में माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए उन्होंने खर्च किया 1180 करोड़ रुपए, यानी कि 1200 समझिए, राउंड फिगर भी है, पूरे 10 सालों में। जब से टीआरएस सरकार अब बीआरएस बन गई है, जब से बीआरएस सरकार आई है, इन 10 सालों में यानी कि 9 साल गुजर गए, 10वां साल का बजट पेश भी हुआ। कुल मिलाकर के देखें तो 12,000 करोड़ रुपए ये सरकार ने खर्च किया है। ये कोई भी देख सकता है, जो कि ऑडिटेड फिगर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। ये असेंबली में है, सेक्रेटरीट में, हर जगह, असेंबली साइट में, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के साइट में ये फिगर देखने को मिलता है। तो आप इस एक ही बात से समझ सकते हैं कितना क्या हो रहा है। जहां तक देहाती हमारे किसान जो आत्महत्या कर रहे थे, एक भी किसान आज उस हालत में नहीं है, सभी सुधर गए। जो जिंदगी को तलाशते हुए बाहर राज्यों में गए थे, सभी वापस आ गए, सभी खुश है। और आज मैं फकर से कहना चाहता हूं आपके सामने, दान का जो खेत होता है हिंदुस्तान में आज 94 लाख में, यानी कि 94 लाख एकड़ में खेती हुआ है धान का। सिर्फ तेलंगाना रियासत में 56,40,000 एकड़ यहाँ पे, यानी कि पूरा हिंदुस्तान में जितना है। जिले खम्मम में भारत राष्ट्र समिति के इजलास के मौके पर 2 सिलेंडर फट पड़ने के माफ कीजिएगा। जिले खम्मम में भारत राष्ट्र समिति के इजलास के मौके पर सिलेंडर फट पड़ने के वाकये में 2 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद झुलस गए। पार्टी के कारकुनों और मकामी कायदीन ने इस इजलास के सिलसिले में जोश व खरोश का मुजाहरा करते हुए आतिशबाजी की, ताहम इसी दौरान बास पटाखे गैस सिलेंडर पर गिर पड़े, जो जोरदार आवाज के साथ फट पड़ा। इस वाक़े के साथ ही आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मकामी अफराद और पुलिस के मुताबिक पार्टी के रुकने पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव और रुकने असेंबली रामलू नायक ने खम्मम जिले के चिमलापाडू मंडल के कारेपल्ली गांव में पार्टी इजलास में शिरकत की। इजलास के मकाम पर उनके आते ही पार्टी कारकुनों ने पटाखे छोड़े। पटाखों की चिंगारियां करीबी झोपड़ियों पर गिरी और देखते ही देखते आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए पुलिस और मकामी अफराद ने पानी डाला, ताहम झोपड़ियों में मौजूद गैस सिलेंडर को किसी ने नहीं देखा, जो अचानक जोरदार आवाज के साथ फट गया। इस वाकये में 2 अफराद हलाक हो गए, दीगर 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। झुलस जाने वालों को पुलिस की गाड़ियों में खम्मम मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस वाकये के बाद इजलास को मुलतवी कर दिया गया। जख्मियों में 2 पुलिस मुलाजमीन और 2 सहाफी भी शामिल हैं। इस वाकये पर बीआरएस के सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वालों के अरकान खानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने इस वाकये के सिलसिले में वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और रुकन पार्लियामेंट नमा नागेश्वर राव से तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने महलूक के खानदान को मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई।
तेलंगाना हाई कोर्ट में आज डॉक्टर दिशा के इनकाउंटर के केस से मुतालिक सिरपुर कमीशन की रिपोर्ट पर समाअत हुई। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से सीनियर एडवोकेट निरंजन रेड्डी ने दलाइल पेश किए, जबकि इनकाउंटर में मारे गए मुतासरीन की तरफ से सीनियर एडवोकेट कृष्णमाचार्य ने नुमाइंदगी की। समाअत के बाद हाईकोर्ट ने इनकाउंटर में हिस्सा लेने वाले 10 पुलिस मुलाजमीन को नोटिस जारी किए और उन्हें अपने मौक़िफ़ को पेश करने की हिदायत दी। एनकाउंटर के वक्त साइबराबाद कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मौजूदा आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार को भी नोटिस जारी की गई। मुतासरीन के वकील ने अदालत से दरखास्त की कि वो एनकाउंटर में हिस्सा लेने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने के लिए सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज करें। इसके अलावा एनकाउंटर में मारे जाने वाले मुलजिमीन के अफराद खानदान को मुआवजा अदा किया जाए। दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत 21 जून तक मुलतवी कर दी। मरकजी हुकूमत ने 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों और अलॉटमेंट के मामले पर हाई कोर्ट से रुजू हुई है। मरकज ने आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के तबादलों से मुतालिक इस केस की समाअत हंगामी तौर पर करने की दरखास्त की, जिस पर हाई कोर्ट ने वादे किया कि इस केस की समाअत 5 जून को की जाएगी। बताया गया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद मरकजी हुकूमत ने 14 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए मख्तस किया था। ताहम मरकज के इस फैसले के खिलाफ मज़कूरा आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रुजू होते हुए मरकज के अहकामात पर हुक्म इल्तिवा हासिल किया और अपने अपने मकामात पर ही खिदमत अंजाम देने की मंजूरी हासिल कर ली। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने कई ओहदेदारों बशमूल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश मुंतकिल हो जाने की हिदायत दी, जिस पर सोमेश कुमार तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में अपनी खिदमत मुंतकिल कर दिए। बाकी ओहदेदारों को उनकी मख्तस रियासत तबादला करने के लिए मरकजी हुकूमत हाईकोर्ट से रुजू हुई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कमीशन की जानिब से मुनाकिद शुदी मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के मफाद में स्टडी मटीरियल को ऑनलाइन दस्तियाब रखा है। कमिश्नर महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा की तरफ से 4 जुमे को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए बताया गया है कि पसमानदा तबका, दर्जे फहरिस्त तबका, दर्जे फहरिस्त कबाइल, अक़लियतों और दूसरे स्टडी सर्कल के उम्मीदवारों के लिए वेबसाइट के जरिए स्टडी मटीरियल फराहम किया गया है जो मुफ्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करने वाले दूसरे तमाम उम्मीदवार भी इस मटीरियल से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जब वेबसाइट पर स्टडी मटीरियल रखा गया है उनमें tsbcstudysircle.cgg.gov.in, इसके अलावा youtube.com/तेलंगाना BC स्टडी सर्कल 231 और उर्दू एकेडमी ts.com/स्टडी मटीरियल TSPSC ग्रुप सर्विसेज शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने 4 जुमे को कहा कि जाए वाक़े से फिंगरप्रिंट का हुसूल और फिंगरप्रिंट के जरिए नामालूम नाशों की शिनाख्त हमेशा से ही जुर्म का पता लगाने और सजा दिलाने में अहम रोल अदा करते रहे हैं। डीजीपी ने रियासत तेलंगाना के स्टेट लेवल फिंगरप्रिंट ब्यूरो के 41 ऑफिसर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल CID महेश भगवत की निगरानी में फिंगरप्रिंट ब्यूरो की बेहतर खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि जहां तक सबूत का मामला है, फिंगरप्रिंट्स का वजन हमेशा से ही भारी रहा। उन्होंने बताया कि 2023 से पहले छमाही के दौरान बेहतर मुजाहरे पर 5 पुलिस फिंगरप्रिंट यूनिट्स और मुतल्लिका यूनिट ऑफिसर्स को अवार्ड दिए गए, जिन्होंने इस मुद्दत के दौरान फिंगरप्रिंट से इस्तेफादा करते हुए मुख्तलिफ जराइम का पता चलाया और नामालूम लाशों की शिनाख्त भी की, जिसके दौरान MSCD डिवाइस का इस्तेमाल भी किया गया। उन्होंने बताया कि अजला हैदराबाद, रच्चाकुटा और सैबराबाद कमिश्नरेट्स में 5 नए जोन तश्कील दिए गए हैं और फिंगरप्रिंट ब्यूरो से ओहदेदारों की खिदमत हासिल करते हुए मुलाजिमीन पुलिस को भी 2 हफ्तों की तरबियत दी जाएगी।
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने तेलंगाना में सुकूनत पजीर आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना में वोटर्स की हैसियत से अपना नाम दर्ज करवा लें। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले ऐसे वर्कर्स जो यहाँ सुकूनत पजीर हैं उन्हें आंध्र प्रदेश में अपने वोट मनसूख करवाते हुए तेलंगाना में वोटर्स की हैसियत से नाम दर्ज करवाने चाहिए। ये कहते हुए कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं, उन्होंने पड़ोसी रियासत के वर्कर से कहा कि वो अपने वोट मुंतकिल करवा लें। वजीर मौसूफ ने संगारेड्डी में मेस्त्री संगम भवन के लिए संग बुनियाद रखने के बाद ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों के कई अफराद तेलंगाना में सुकूनत पजीर हैं, उनमें आंध्र प्रदेश के कई अफराद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अफराद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों रियासतों को देख रहे हैं और आंध्र प्रदेश के दौरे के मौके पर उन्हें इस रियासत की सड़कों और दवाखानों के हालात का पता चलता होगा। పోసాన్పల్లి సారు అన్నాడు. ఆ పోసాన్పల్లి సత్యనారాయణ నాకు నీళ్లు ఫుల్లు కరెంటు ఫుల్లు ఒక్క బోరుతో 8 ఎకరాలు వారిస్తున్నా సారు, వానకాలం 8 ఎకరాలు యాసంగి 8 ఎకరాలు వచ్చింది, మళ్ళా రావాలి మన కేసీఆర్ సారు అన్నాడు. ఆ సత్యనారాయణ మాటలు విన్నాక నిజంగా నా కడుపు నిండినంత పనైంది. నాకు వెనకటికోసారి యాదికొచ్చింది. ఇదే జోగిపేటలో పోయిన సంవత్సరం నేను నీళ్ల మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సింగూరు కాలువలు పూర్తి చేసినాం, సింగూరు లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పూర్తి చేసినాం. అప్పట్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈడ డిప్యూటీ సీఎం గారు ఉన్న 8 ఏళ్ల కాలువలు పూర్తి కాలే, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కాలే, సబ్ స్టేషన్ పనులు కాలే. కానీ మన గులాబీ జెండా రాగానే, బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రాగానే మన కేసీఆర్ సార్ పట్టుబడితే ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పూర్తి చేసి బ్రహ్మాండంగా యాసంగి పంటకు నీళ్లు ఇచ్చినాం. అప్పుడు ఇస్తే మా సీనియర్ నాయకులు నరసింహారెడ్డి సాబ్, ఈ నరసింహ గిట్టప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చి, అరే పంట బాగా పండింది సార్, మా లంబడోళ్ళు కానీ మా రైతులు కానీ ఆ మొదటి కోత కోయడానికి నిన్నే రమ్మంటుర్రు అన్నాడు, ఇలా వడ్లు కోయడానికి. అప్పుడు మా మాణిక్రెడ్డి సాబ్ ఉండే పెద్ద ఆయన, మా ఎక్స్ఎంపీ మాణిక్రెడ్డి సాబ్ ఉండే. మా మాణిక్ అన్న మేమందరం కూడా ఆ ఊరికి పోయినాం. ఆ ఊరికి ఆ ఊరి పేరు పోతిరెడ్డిపల్లి అనుకుంటా, పోతిరెడ్డిపల్లి ఊరికి పోయినా. वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि यह सहाफियों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को सच बताएं और सहाफियों को इसके लिए काम करना चाहिए। वजीर हरीश राव तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अलम नारायणा, अंदोल के एमएलए क्रांति किरण, एमपी बीपी पाटिल और जेडपी चेयरमैन मंजूश्री ने हक इंदौर में सहाफियों में इम्काना प्लॉट्स तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में सहाफियों का अहम रोल रहा है। उन्होंने सहाफियों की खिदमत को भी याद किया जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि सहाफत एक ऐसा पेशा है जो माशरे की फलाह बहबूद के लिए होता है और अवाम को सच बताना सहाफियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में 12,000 एक्रेडिटेशन रखने वाले सहाफी हैं तो रियासत तेलंगाना के पास 21,295 एक्रेडिटेशन के हामिल सहाफी हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने खुसूसी तौर पर सहाफियों की फलाह बहबूद के फंड को 100 करोड़ रुपए कर दिया जिसकी नज़ीर मुल्क में नहीं मिलती। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट मालोद कविता ने कहा कि मरकजी हुकूमत अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने बीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव अवामी शोबे के इदारों को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय इंतखाबात से पहले सियासत कर रहे हैं और पेपर लीक मामले में बीआरएस के खिलाफ साजिश की जा रही है। रुकन पार्लियामेंट रविचंद्र ने कहा कि बयाराम स्टील फैक्ट्री के मामले पर तमाम जमातों को मुत्तहिद होने की जरूरत है। वहीं वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम और कानून में मरकज ने वादा किया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग अलग स्टील फैक्ट्रियां कायम की जाएंगी। तेलंगाना के जिले खम्मम में खाम लोहे का जखीरा है, तथा मरकज का कहना है कि वहां लोहे की खानें नहीं है। కాంగ్రెస్ నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు అని అక్కడ ఉన్న వివిధ ఎంపీ గారు ఎవ్వరు ఉరుకు బలుపు లేకుండా అసలు వ్యాక్సిన్స్ ఇలా కనబడింది. అసలు భయ్యా పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడు, ఏదైతే పేపర్ లీకేజ్ అయినప్పుడు కూడా మీరు కనీసం నోరు తెలిపి ఒక్క మాట మాట్లాడు. మేము గవ్వలు పెడుతున్నాం, మీరు ఎలక్షన్ ముందు రాగానే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ 9 ఏళ్లలో ఎప్పుడు లేని లీకేజీలు లేదు. ఇవాళ కొత్తగా ఇవాళ బండి సంజయ్ ఒక నాటక రూపకల్పన తయారు చేసి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద పూర్తి స్థాయిలో కూడా ఒక వ్యతిరేకత రావడానికి ఇవాళ ఎలక్షన్ ముందు కొత్త డ్రామాలు ఆడుతా ఉన్నాడు. ఇది కరెక్ట్ కాదు, సబబు కాదు అని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కళ్ళు ఎగైపాటు చేసుకుని చేస్తా ఉన్న
మేము వర్గలు పెడుతుంటే అసలు రేవంత్ రెడ్డి ఎక్కడ పోయిండు? నేను నిద్రపోతా ఉందా? నువ్వు బయటకు వచ్చి ఏదైతే మీ పోరాటం చేస్తున్నావు దానికి సంబంధించి నువ్వు బయటకు వచ్చి నువ్వు మాట్లాడకుండా ఏదైతే చీకట్లలో బీజేపీ ప్రభుత్వంతో నువ్వు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకొని ఇవాళ భయాలకు పరిశ్రమ గురించి మాట్లాడు, మీరు పేపర్ లీకేజ్ల గురించి మాట్లాడు, రైతు వ్యతిరేక చట్టాల గురించి మాట్లాడు. స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి కావాల్సిన ఐరన్ ఓర్లో క్వాలిటేటివ్ ఫెర్రస్ లేదు అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ, క్వాలిటేటివ్ ఫెర్రస్ లేదు అనే ఆరోపణని చేసింది ఎవరు అంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసింది. అందులో క్లియర్గా స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ బయారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం ఫీజిబుల్ కాదని చెప్పి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది కిషన్ రెడ్డి గారు. కిషన్ రెడ్డి గారు స్టీల్ మినిస్టర్ కూడా కాదు, నైదర్ హీ వాజ్ స్పెషలిస్ట్ ఇన్ వాట్ కాల్ మినరల్స్. కానీ ఏకపక్షంగా బయారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టడం కుదరదని చెప్పి వారు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేశారు. ఇచ్చిన తర్వాత మీరు చూడండి, పరిణామాలు చూడండి. ఇక్కడ పెట్టడం కాదు సరే, ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక ఐరన్ ఓర్ కనుక క్వాలిటేటివ్ ఫెర్రస్ లేదు అని అంటే మేము అడిగే రిక్వెస్ట్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మంచిది పక్కనే బయలుదేరిలా 180 కిలోమీటర్లే, మాకు బయారానికి 180 కిలోమీటర్లు మాత్రమే, 160 కిలోమీటర్లు పైప్ లైన్ వేయండి. పైప్ లైన్ వేసి స్లర్రీ ఐరన్ ఓర్ స్లర్రీ తీసుకుంటాను, దానికి అయ్యే కాస్ట్లు కూడా మేము 50% మేము పెట్టుకుంటాము. మీరు బయలుదేరిలా నుంచి మాకు ఐరన్ ఓర్ ఇవ్వండి, ఇస్తే ఇక్కడ స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ వైబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఇక్కడ కనుక మీరు అంటున్నట్టుగా ఐరన్ ఓర్ నిక్షేపాలు కనుక. सदनशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना के लिए बड़ा खतरा बन गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन दोनों कौमी पार्टियों की नजर इख्तिदार पर है। जिले नलगुंडा में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर वजीर आला केसीआर के खिलाफ साजिशों का इल्जाम लगाया क्योंकि वो मरकज में बरसरे इख्तिदार बीजेपी हुकूमत की मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बयारम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील और सनतों के मामले में बीजेपी का रवैया निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने जैसा है। అది అధికారిక కార్యక్రమం, దానికి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడికి సంబంధం లేదు. ఆయన పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం కాదు. ఆయన ఓపెన్గా ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము చేరేసినాం, ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగానికి 7 నిమిషాలు కేటాయించినాం, ముఖ్యమంత్రి గారికి షాలు కప్పడానికి నేను షాలు కూడా తెచ్చినాను. అసలు ఎవరు ఆయనకి ఏం సంబంధం? అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక పార్లమెంట్ సభ్యునిగా హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది, కానీ ఆయన డయాస్ నిర్వహణ కానీ లేకపోతే ఆయన ఆహ్వానించేవాడు కాదు, ఆయనకు సంబంధం లేనటువంటి విషయం. तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जन पर इल्जाम आयद किया कि उन बाप बेटे ने मिलकर गैर मजाज तरीके से शहर में कई इमारतों को तामीरात की इजाजत दी जिससे करोड़ों रुपए वसूल किए गए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में लूटमार का सिलसिला जारी है। चीफ मिनिस्टर और उनके फर्जन 7 IAS ओहदेदारों के साथ मिलकर D9 गैंग बना ली है, जिसके तहत ये गैंग 20% अराजी उनके हवाले करने वालों को किसी भी किस्म के तामीराती इजाजतनामे दे रही है। पीसीसी सदर ने कहा कि हुकूमत ने जुबली हिल्स के BRKR पार्क के पास 21 मंजिला अपार्टमेंट की तामीर की इजाजत दे दी, जिससे इस इलाके में ट्रैफिक का बड़ा मसला पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बाप और बेटे ने मिलकर यहाँ के वसाइल और दौलत को तबाह कर रखा है। ఎయిర్పోర్ట్ వాళ్ళ అనుమతులు కూడా తీసుకోవాలి. బేగంపేటలో కానీ ప్రాంతంలో కానీ విమానాలు ఎగేటప్పుడు కానీ దిగేటప్పుడు కానీ ఈ బిల్డింగ్ల వల్ల వాటికి ఇబ్బంది జరగొద్దు. ఆ నిర్మాణాలు విమాన ప్రయాణాలకి అడ్డంకి కావద్దు అని చెప్పి ఫనెల్ జోన్ అని ఆ ప్రాంతాలను నిషేధిత ప్రాంతంగా ప్రకటించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే కాకుండా హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లో ఉన్న నైసర్గిక స్వరూపం, అక్కడ ఉండే రోడ్లు, అక్కడ ఉండే భూమి, అక్కడ ఉండే రాళ్ళు రప్పలు, ఇదంతా డెక్కన్ ప్లాటూన్ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో అక్కడ ప్రత్యేకమైన నిబంధనలు పెట్టడం జరిగింది. ఆ నిబంధనలు స్థూలంగా మాట్లాడుకోవాలంటే ఇళ్ల నిర్మాణానికి 3 అంతస్తులు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కమర్షియల్ వ్యాపారాలు చేసే అవి అపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, షాపింగ్ మాల్స్ కావచ్చు, ఏమైనా కట్టాలి అని అంటే 5 అంతస్తులకు మాత్రమే అనుమతిస్తారు.
ఇండ్లకు 3 అంతస్తులు तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर के जाना रेड्डी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। घुटने की सर्जरी के लिए वह अस्पताल में दाखिल करवाए गए। डॉक्टरों ने उनका मुकम्मल चेकअप किया। डॉक्टरों ने पाया कि जाना रेड्डी के दिल की शरियानों में से एक ब्लॉक है। डॉक्टरों ने फौरन एंजियोग्राम टेस्ट कराया और स्टंट लगाया। जाना रेड्डी की सेहत मुस्तहकम है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। 76 साल जाना रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर और सियासतदान के तौर पर जाने जाते हैं। वो 7 बार एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में सरगर्मी के साथ हिस्सा लिया था और उस वक्त की मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी को कायल करने के लिए सख्त मेहनत की थी। जाना रेड्डी के अस्पताल में होने की इत्तला मिलने पर कांग्रेस के सीनियर कायदीन और सरकर्दा शख्सियात ने उनके अफराद खानदान को फोन करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वो ओहदों के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। मरकज की बीजेपी हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म मोदी के कामों से मुतासिर होकर वो बीजेपी में शामिल हुए। विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि फिल वक्त उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि वो किस रियासत में काम करेंगे। पार्टी क़यादत उन्हें जिस रियासत में काम करने की हिदायत देगी वो उस रियासत में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान के गलत फैसलों से हर रियासत में पार्टी कमजोर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पीसीसी सदर का ओहदा देने का भी उन्हें पेशकश किया गया था, लेकिन उन्होंने उस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। సర్దిద్దుకొని ముందరకు పోవాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్స్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ముందర 26 సీట్స్, 26 సీట్లు వచ్చినప్పుడు కూడా 36% ఓటర్ వచ్చింది. కానీ నిర్ణయం వల్ల 1% కంటే తక్కువ. అయినా కూడా నేను బలోపేతం सिटी पुलिस ने 5 डाकुओं की बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से आतिशी असलाह जब्त कर लिए। पुलिस ने 3 देसी साख्ता पिस्तौल, 6 कारतूस, 1 जमिया चाकू, 5 बड़े स्क्रू ड्राइवर्स, 1 छोटी टॉर्च लाइट, मंकी कैप्स, 1 कटर, 1 कार, 3 और 70,000 रुपए नकद रकम जब्त कर ली। 4 शुबे को जारी करता पुलिस के बयान में बताया गया कि एक इत्तला की रोशनी में जीडी मेटला पुलिस ने 21 साल अमर सिंह, जिगर सिंह साकिन पुणे महाराष्ट्र, 20 साल लक्की सिंह और दीगर को गिरफ्तार किया। शहर हैदराबाद के इलाके पाली शरीफ में नामालूम अफराद ने खातून का कत्ल करते हुए उसकी लाश को थैले में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। यह वारदात कल शब पेश आई। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद ने तुकुगुड़ा के हार्डवेयर पार्क के करीब खातून की इंतहाई मशकशुदा लाश देखी और पुलिस को चौकस किया। पुलिस इस इत्तला के साथ ही वहां पहुंच गई, जिसने शवाहिद जमा किए। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस खातून का गला घोंटकर कत्ल किया गया और बादरजा हैदराबाद के नवाह में सुनसान मकाम पर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि 3 दिन पहले इस खातून का कत्ल किया गया होगा, क्योंकि ये लाश इंतहाई मशकशुदा थी। पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि खातून की शिनाख्त की जा सके और कातिलों को पकड़ा जा सके। हैदराबाद के नवाही इलाके नाचाराम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक कंपनी में आतिशदगी का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुल्लापुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में वाक़ जेपी इंडस्ट्रीज कंपनी में आज शाम अचानक आग भड़क उठी और दिखते ही देखते आग ने कंपनी को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे उसमें काम करने वाले अफराद वहां से फरार हो गए। आग इतनी भयानक थी कि इस पर काबू पाने के लिए 3 फायर इंजनों को तलब कर लिया गया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऑटो में सवार खातून का गला काटकर उसके तलाई जेवर छीन लेने की कोशिश की गई, बल्कि छीन लिया गया। ये दिल दहला देने वाली वारदात तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक खातून, जिसकी शिनाख्त मधुर मंडल से ताल्लुक रखने वाली कृष्णम्मा के तौर पर की गई, पेदपल्ली गांव में अपने भाई के मकान जाने के लिए ऑटो में सवार हुई। ताहम कुछ ही देर बाद बाज अफराद भी उस ऑटो में सवार हुए। उस ऑटो के पेदपल्ली गांव के करीब पहुंचते ही हमलावरों ने ड्राइवर के साथ कृष्णम्मा पर हमला करते हुए तेजधार चाकू से उसका गला काट दिया और उसके पास से तलाई जेवर छीन लिए। ऑटो ड्राइवर मुश्किलात के बावजूद किसी तरह उस खातून को बचाकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करने में कामयाब रहा। पुलिस ने ड्राइवर की शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।